नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं सिल्वर स्टोरीज। सिल्वर स्टोरीज एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें अब तक आप समझ ही गए कि हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ को बने हुए जो 25 बरस पूरे हुए, तो हमने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस प्रदेश को उसके जन्म के पहले, मतलब निर्माण के पहले से उसकी यात्रा, उसका संघर्ष, इस प्रदेश को तिल तिल आगे बढ़ते गढ़ते और रचते हुए देखा है। और आज हमारे साथ सिल्वर स्टोरीज में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम कहें, जिनका दिल, जिनका कार्य सोने सा है। ये दमकते हैं। इनके पास माँ सरस्वती के साथ साथ मैं कहूँगा कि आपके अपने जो तजुर्बा है आपके कारोबार का, उसने प्रदेश को आगे कई सारे चरणों में मदद की है। समाज सेवा के कई आयाम आपने गढ़े हैं और आज माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा से ओतप्रोत कई संस्थाओं को आप संचालित कर रहे हैं। एटी ज्वेलर्स के चेयरपर्सन तिलोक चंद बराड़िया साहब मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार पुनीत भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इससे अच्छा और क्या होता कि हम अपने सिल्वर स्टोरी में आज आपका यहाँ स्वागत कर रहे हैं और ये प्रदेश के 25 बरस की यात्रा पर है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 1.5 दशक से तो मैं आपको सजीव देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष तौर पर काम करते हुए। आपका अपना पहला स्मरण क्या आता है जब हमने एक अलग प्रदेश की कल्पना की हो, जब हमने सोचा हो कि हमारा अपना एक अलग प्रदेश रहा हो? वो पहली कोई मेमोरी आपको याद आती है? पहले तो मैं आईबीसी के दर्शकों को, त्रिलोचन बरड़िया, आपका सबका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात है कि आईबीसी ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ। ये बात सही है कि जब मैं यहाँ से पैदाइशी 1957 से यहीं पे हूँ, लगातार बचपन यहाँ बीता। अपने आप को छत्तीसगढ़ को एक कमज़ोर राज्य के रूप में भी देखा हमने। जब ये कहलाता था कि देश का सबसे कमज़ोर हमारा छत्तीसगढ़ को माना जाता था, पिछड़ा राज्य माना जाता था। कई सारे चीज़ों में हमें इंडिपेंडेंसी रहती थी, भोपाल की तरफ, कभी दरबार की तरफ। लेकिन यह सोच जब यहाँ पे चालू हुई, इसकी परिणदाता लाइन 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जब ये इसका सोच यहाँ पे पैदा की कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों वो आगे बढ़ते गया, उस पर सोच बनते गई। और आने वाले समय में जब ये बात और जब क्लिक की, जब 1990 में एक जन आंदोलन होने लगा कि हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे बनना चाहिए, और हमें भी ऐसा लगने लगा कि जब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा तो हमारे क्षेत्र को एक उन्नति और नई दिशा दिखेगी। वो दिन आज भी याद आता है मेमोरी में कि वो दिन ऐसा लगता था कि हम तुरंत अपने राज्य में बैठे, अपने घर में आए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की परिक्रमा अपने आप में उत्साहवर्धन थी, और जिसका मूर्त रूप जो कि हमने सबने देखा है और मेरे साथ में आपने सबने भी एंजॉय किया है कि हमारे और इस प्रदेश को बनने की यात्रा में जो लोग नहीं जानते, वैसे तो पूरा प्रदेश जानता है, बल्कि मैं कहूँगा मध्य भारत जानता है कि मध्य भारत का एक ऐसा स्टैब्लिश ब्रांड जो सोने चांदी के कारोबार को एक नई ऊंचाइयों तक ले गया। मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ का अपना ब्रांड, जो हम बाहर किसी प्रदेश से भी अगर सुने तो एक एटी ज्वेलर्स का एक नाम आता है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पहचान होती है। तो आपने अपनी पहचान को, अपने ब्रांड को भी गढ़ा। पर उसके पहले मैं जाऊंगा, आपके बचपन से शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि 50 से आप इस जगह को देखते आए हैं। पहले आपने अभावों को देखा। इस प्रदेश के लिहाज से अगर हम कहें, आवश्यकताएं तो बहुत सारी थी। जब 2000 में ये स्टेट बना तो आप लोग अपने कारोबार को किस अवस्था में देखते थे, और आज 25 वर्षों के बाद आप इस यात्रा को कैसे देखते हो? पहले तो पुनीत जी बिल्कुल सही है कि हम छत्तीसगढ़ की जगह से जब थोड़ा सी पहले करूं, तो कई सारी एटी ब्रांड बनने में पीछे कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिनको हमें रायपुर के अपने छत्तीसगढ़ को इंडिया लेवल पे पहुंचाया भी हमारे एटी ब्रांड ने। चाहे वह हॉलमार्किंग के लिए केडीएम की ज्वेलरी हो, चाहे यहाँ पे जब बनना नहीं था, छोटा राज था, तो एयर कंडीशन शोरूमों की चलन कराने का हो, चाहे व्यापार को एक पारदर्शिता से आगे करने का। तो ये सब लेते हुए जब हम 2000 में जब हमारा राज्य यशस्वी प्रधान अटल बिहारी ने जब बनाया, तो एक नई ऊंचाई और मिली कि छत्तीसगढ़ का राज रायपुर
हमारा राजधानी बनी और पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र में हमारा रायपुर का एक और उभरता हुआ जब हुआ है, तो ब्रांड को भी एक नई दिशा मिली। कोई इन्होंने लगा कि भाई छत्तीसगढ़ की जगह से बैठ के कोई ब्रांड है ईटी, तो इसका गौरव हमें छत्तीसगढ़ मिलने से कुछ ज़्यादा ही मिला जी। और इस स्टेज से बैठकर जब हमने कई चीज़ें सोची, तो हमने जहाँ हमारा भी ये था कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, हम छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें, इसमें हमारी कुछ सहभागिता भी बने। तो इस क्षेत्र में भी हमने अनेक कार्यों को आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब जनता का सहयोग मिलता है तो वो चीज़ अपने आप एक में भरोसा आप लोगों ने कायम किया। लेकिन क्या आपको, मैं उसी भरोसे पे सवाल पूछता हूँ कि 2000 में जब ये स्टेट बना था, तो आपके मन में क्या कल्पना थी इस प्रदेश को लेकर, और शुरुआती 10 साल में जिस अंदाज में बढ़ा, मुझे याद है कि शुरुआती 10 साल में आपका अपना खुद का कारोबार, ब्रांड और प्रदेश बड़ी तेज़ी से अपने आप को गढ़ रहे थे। बहुत एक अलग यात्रा के ऊपर आप लोग थे। तो शुरुआती 10 साल आपने कैसे देखे और ये 25 साल आप प्रदेश के कैसे देखते हो? क्या बदला आपके मुताबिक? बिल्कुल सही है। लगातार जब प्रदेश बना तो हमारी भी आकांक्षाएं बढ़ी। हमने भी अपने सोचा कि इस क्षेत्र के एक्सपेंशन किया जाए, चीज़ें नई की जाए, और हमें गर्व के साथ कहने में बड़ा गर्व होता है कि यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है अनोपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, जो कि रायपुर से बैठकर फ्रेंचाइज जो देने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया है, वो रायपुर से बैठ के। आज तक के ऐसा उल्टा होता था कि बड़ी ब्रांडें बाहर से आती थी और यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करती थी। तो हमारी क्षेत्र की सभी लोगों के सहयोग से हम यहाँ से बैठ के हिंदुस्तान तक में अपनी ब्रांचेस फैला सके। तो ये एक बेनिफिट हमें राज्य से कारण मिला। अगर राज्य नहीं बनता तो इतना अच्छा डेवलपमेंट हमें नहीं मिलता। हम भी अपने क्षेत्र में, जैसा कि हमने व्यवसाय के क्षेत्र में, ज्वेलरी के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, हमने नए से नए करने की हर समय कोशिश की हमने। तो इसका प्रतिफल मिला कि हमारे क्षेत्र का भी नाम हुआ और हमारा अपना नाम बना, एक अच्छा नाम बना। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ 25 सालों में हम देखें तो अनेक, जितना डेवलपमेंट अगर हमारे छत्तीसगढ़ का हुआ है, इसकी मैं शब्दों में व्याख्या इसलिए नहीं कर सकता कि मतलब उम्मीद नहीं थी, अविश्वास से जैसा कहें। आज 40,000 की रोडों का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में होना, एक दूरस्थ जगदलपुर जहाँ पे लोग जाने के लिए डरते थे, उस क्षेत्रों में आज सपासठ गाड़ियों का आवागमन पूरे हिंदुस्तान के लोग जा पा रहे हैं। एक से बढ़कर एक औद्योगिक विकास, अनेक नई राजधानियों का निर्माण, हमारे डेवलपमेंट के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, आईटी क्षेत्र में अनेक ऊंचाइयों पे हम जा पहुँचे हैं। लेकिन अभी काम करने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि ये कभी इनगर्थ प्रोसेस है, आता है जाता है, बढ़ते ही रहता है। इसकी कभी लिमिट तो होती नहीं। लेकिन फिर भी हमारे 25 साल के इतिहास में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट हो भी रहा है। संजोग ऐसा मिला कि हमें जितने भी लीडर्स मिले हैं वो महत्वाकांक्षी और एक से बढ़कर एक, जिसमें जुनून था काम मतलब करने कि का, इस प्रदेश को आगे लाना बनाना है। उस जुनून के कारण इस प्रदेश की नींव भी इतनी अच्छी रही कि आज हमारा, जो कहते हैं ना, किसी की नींव अगर मजबूत हो तो मीनार भी अपने आप में मजबूत होती है। तो ऐसी नींव के सभी लोगों को मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के। और एनर्जेटिव हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे यहाँ की मीडिया, आपको ये देखे पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पॉजिटिव अगर मीडिया और या हमारा प्रशासन अगर कहीं देखने को मिलता है तो मेरे कहने में बड़ी खुशी होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसमें कि बहुत अच्छी बात आपने एक याद दिलाई। एक शुरुआती तौर पे जैसे आपने कहा कि इस प्रदेश की को लेकर के लोगों की उम्मीदें बड़ी लिमिटेड थी, कम थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के लीडर्स ने इस स्टेट को गढ़ना शुरू किया, जिस एग्रेसिव तरीके से यहाँ विकास करना शुरू किया, जो विज़न यहाँ पर ज़मीन पर उतारना शुरू किया, उसने शायद पूरे सोने चांदी के कारोबार को और मैं कहूँगा सराफा को भी बूस्ट किया। आज हम देखते हैं कि ऐसा शायद ही कोई ऐसा नेशनल ब्रांड हो, बल्कि अब तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हों जो यहाँ आना नहीं चाहते। क्या वजह है कि यहाँ के बाज़ार में बड़ी तेज़ी से पूरे देश भर के सोने चांदी के ब्रांड्स ने इतनी दिलचस्पी दिखाई, सब के सब यहाँ आ गए, हालांकि सब आपके कंपटीशन भी बने। बिल्कुल सही है। लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ को, मैंने जैसा आप कहा, एक सात प्रदेश है, औद्योगिक विकास है, पैसे की आर्थिक सुदृढ़ता है यहाँ पे लोगों के पास,
और व्यवहार में बड़े कुशल हैं। तो ये चीज़, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हर कोई को अट्रैक्ट करता है कि हम यहाँ पे व्यापार करें। व्यापार के लिए चाहता क्या आदमी कि एक साफ़ सुथरा व्यापार, मतलब व्यवस्था हो जिसमें हम व्यापार कर सकें, तो ये व्यवस्था एक मिलती है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि हर ब्रांड जब यहाँ आता है, डेवलपमेंट कभी जब किसी चीज़ की होती है तो अनेक ब्रांड, अनेक लोग जब इसको गढ़ते हैं तो वो जगह और डेवलप होती है। तो मेरा ये मानना है कि जितने अच्छे ब्रांड जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को और ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। रहा सवाल कंपटीशन का, तो हर जगह कंपटीशन है। हम अच्छी अपने तरीके से जितनी अच्छी सेवा देंगे तो लोग उतने ही, और हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। देश बढ़ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलेशन उस समय 2 करोड़ थी, आज 3 करोड़ के पहुंच रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके हिसाब से चीज़ों की भी डिमांड भी बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि बाज़ार अच्छा होता है, कंपटीशन होता है, पारदर्शिता से व्यापार में और उन्नति होती है। अब आपने न केवल सोने चांदी के कारोबार को एक नई हाइट्स दी और प्रदेश में इस कारोबार को आप देख रहे हैं, बल्कि आपने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य की एक बुनियादी ज़रूरत होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, चूँकि आप रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ भी आपका एक्सपेंशन है, आपने यहाँ बहुत से लोगों को आगे बढ़ते देखा है। क्या हमने सरकारों को और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, रियल एस्टेट सेक्टर को जो एक मौके मिलने चाहिए थे, वो आपने पर्याप्त मौके पाए हैं यहाँ पर, या अभी इसमें और संभावनाएं क्या देखते हैं? बिल्कुल सही है। मौके तो यहाँ पे आप देखो, रियल एस्टेट में ऐसा है कि आपको स्वयं को करना पड़ता है। मौके आपको तलाशने हैं, आपको अपनी चीज़ बनानी है। और हमने सबने यहाँ पे अच्छे से अच्छी कोशिश की कि नए से नई चीज़ें यहाँ के क्षेत्र को, जनता को दें, और इसका पॉजिटिव मतलब प्रतिफल भी हम सबको मिला है। लेकिन आज जिस तरीके से राज्य बनने के बाद जिस तरीके के सरकारें भी अब सहयोग कर रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, सरकार भी हमें आगे डेवलप करने के लिए, चाहे किसी भी रूप में सस्ते रेट में ज़मीनें देना, या रेरा जैसे कानून को, जैसे कि उपभोक्ताओं का भी संरक्षण हो सके, ऐसे डेवलपमेंट करना। तो हमारे, ऐसा मेरा मानना है कि हम जितना भी सरकार से, और क्योंकि किसी चीज़ की ये तो पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती मन को, लेकिन बहुत कुछ हद तक बहुत अच्छे ढंग से हमारा राज चल रहा है। कुछ कमियां जो है उसको मिल बैठ के जब हम बातें करते हैं, और वो जब उस कमियों को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, तो हमारा ये व्यापार और भी बढ़ता है। और इस क्षेत्र में ऐसा हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि रिजिड कोई कहे कि हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है इस क्षेत्र को। लेकिन अपार संभावना है डेवलपमेंट की, और सरकार के सहयोग जिस तरह से अभी चल रहा है, और सहयोग मिलेगा तो ये क्षेत्र और अच्छा उन्नति करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं देश की सरकार का, कारोबारियों का, ब्रांड्स का हमारे प्रदेश पर बड़ा ज़बरदस्त भरोसा है। और जब इन्वेस्ट के लिहाज से, या आने वाले 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट का सोचता है, तो उसको भी छत्तीसगढ़ सेफ लगता है। क्या यूएसपी है इस प्रदेश की, ऐसी क्या ताकत है कि यहाँ लोगों का भरोसा इतना है? मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, जो कि किसी के प्रकार के लाट लपेट के चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। आर्थिक सुदृढ़ता हमारी, जो कहना चाहिए कि हम जो वचनबद्धता जो एक चीज़ होती है, वो हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं है इसमें। हमारी क्षेत्र की जनता अगर कुछ चीज़ कहती है, मतलब वो 100% हम ये मान के चलते हैं कि सही, तो इसके लिए भी लोगों का अट्रैक्शन यहाँ बढ़ता है। जब विश्वास, भरोसा, पारदर्शिता, ये सब चीज़ें किसी राज्य में मिले, और साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग, और लीडर्स की जो, क्या कहना चाहिए, इनर्जेटिव लीडरशिप, उत्सुकता है कि प्रदेश को बढ़ाना है, प्रदेश को ज़ील बढ़ाना है। हाँ। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो कुछ चीज़ें जो कमजोरियां हैं वो नगण्य लगने लगती है, लेकिन क्योंकि हमको करना है तो इसलिए लोग ब्रांड आते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए लोग कुछ रोज़ सुधार भी हो रहे हैं, और सुधारों का भी ये है कि करना तो पड़ेगा। सरकारों को जितनी अच्छी सहूलियत करेगी, उतना अच्छा व्यापार उस क्षेत्र का बढ़ेगा। आप जितने पारदर्शिता से, क्योंकि व्यापारी जो वर्ग है या औद्योगिक घराने हैं, वो सरकार को देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए तो जनता को कुछ देगा, उसी से मिलना है उसको। तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमारी सरकारें भी इसी तरह और अब अच्छे से तरीके से सहयोग करें। रहा सवाल
कई सारी जो तकलीफ़ें हैं, जो कि जैसे सिंगल विंडो हमने बोला था, कई सालों से बोल रहे हैं कि सिंगल विंडो हमारी होगी, एक जगह से हम करेंगे, पास हो जाएगी, लेकिन किन्हीं कारणवश आज तक वो पूरा नहीं हो पा रहा है, व्यावहारिक तौर पर नहीं आ व्यावहारिक पाया। पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कई समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं का मेरा ये मानना है कि हम मिल बैठ के अगर इसको और अच्छे से करेंगे तो और ऊंचे पूरे हिंदुस्तान में हमारा राष्ट्र सर्वोत्तम राज्य बन जाए, इसकी भी मेरी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने कारोबार के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स देखे हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास में, हमारे प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, प्लस में कारोबार के लिहाज से। आपके पास में खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में है, बिजली आपके पास सरप्लस में है, पर्याप्त है, लोग बहुत अच्छे हैं, शांत एक वातावरण है। बस्तर को लेकर थोड़ी बहुत शिकायतें थी, जो अब पूरी तरह नक्सल मुक्त होकर और विकास के द्वार खोल रहा है। टूरिज्म के लिहाज से कुदरत ने हमें भरपूर दिया हुआ है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें और निवेश करके और काम करके हम अपने प्रदेश को अगले 25 वर्षों के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं? आपके थॉट्स में क्या ऐसी चीज़ है जो छूट गई या और बढ़ सकती है? अभी बहुत अच्छे बढ़ने के चांस, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारा बस्तर क्षेत्र पूर्णतः नक्सल मुक्त हो गया है। हमारे वहाँ अपार संभावनाएं हैं उसके जो कि हमारे पर्यटक के लिए यहाँ से भी पर्यटन उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे पास वनोपज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड हम व्यापार उद्योग यहाँ पे लगाकर हम इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा भी सकते हैं। हमारा यहाँ का जो कि प्रभावी जन है, जिसके पास भी दिमाग बहुत अच्छे तेज है, हम आईटी सेक्टर को यहाँ पे लाकर इसको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हो। क्योंकि मुझे ध्यान है कि सबसे पहले जब इसकी नींव रखी थी तो सबसे पहले विज़न यही था कि हम इसको एजुकेशन हब यहाँ बनाएं और एक बहुत ऊंचे तक के ले आएँ। तो आज आवश्यकता है कि हम आईटी के जो क्षेत्र में, जो हमारे पूरे बेंगलोर हमको यहाँ तक जाना पड़ता है, वो क्षेत्र अगर यहाँ डेवलप बहुत जल्दी होगा तो और ज़्यादा ऊंचाइयाँ हम आगे ले पाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमें कई सारे चीज़ हमें यहाँ पे करने की है, चाहे वो किसी भी रूप में हम लाएं, तो जितना डेवलपमेंट हम यहाँ करा पाएंगे, जितनी अच्छी सरल पॉलिसी, क्योंकि अभी की सरकारें बहुत सारी सब्सिडी के रूप में भी दे रही है, लेकिन उसे सही तरीके से और कम समय में, मतलब समय के लिमिट के अंदर अगर ये पूरा कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में 25 सालों में हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में कई गुना आगे बढ़ सकता है। पर्यावरण के हिसाब से भी हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो उसका भी हमारे एक बैलेंस रहे, इको बैलेंसिंग आपकी होनी बैलेंसिंग करके तो हम एक आपने बहुत अच्छी बात उठाई। एक हमारा सर्विस सेक्टर अभी भी पूरी दुनिया में, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे बड़ी आबादी हमें और उसमें यूथ हैं, तो हमारे पास में अपार संभावना है कि हम यहाँ से बहुत अच्छे वर्कर्स तैयार कर सकते हैं, स्किल्ड लोग। अब जब स्किल की बात आती है तो मैं जेम्स एंड ज्वेलरी से शुरू करूँगा। यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की चर्चा हुई और उस कनेक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी है, लोकेशन हमारा देश में इतना बढ़िया है कि हमको माना गया था कि हम यहाँ पर इस उद्योग को एक नई ऊंचाइयाँ दे सकते हैं, पर उसके लिए आपको चाहिए स्किल्ड लोग। क्या उस दिशा में हम बढ़ पाए हैं या अभी और काम चाहिए? पाठक जी, बहुत सही बात बोले आपने। हमने ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए 2005 में हमारे उस समय के राज्यपाल जी के साथ में करहमलों से एक ज्वेलरी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सबसे पहला हिंदुस्तान का हमने लॉन्च किया था, जिसमें कि बच्चों को एजुकेट किया जाए ज्वेलरी डिजाइनिंग के नाम से और उनको ज्वेलरी के बारे में सिखाया जाए। वो कालांतर में चलते गया, लेकिन उसमें अभी काम होना बाकी है। पिछली गवर्नमेंट में भी कई बार आश्वासन दिए कि ज्वेलरी पार्क आपको जरूर बनेगा। इस दिशा में काम होना आवश्यक है। अगर जिस दिन यहाँ पे ज्वेलरी पार्क के रूप में यहाँ डेवलप होगा, जीएसटी के छूट अगर यहाँ मिलेगी, सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी, तो ये उद्योग यहाँ से 4 चांद लग जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यकता है सरकारें इस पर ध्यान दें और बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़वाएं। साथ ही साथ एक चीज़ था कि हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार बहुत अच्छा ज्वेलरी का हो सकता है, क्या कि अनेक कंट्रियों में। तो यहाँ की कनेक्टिविटी, जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, जो स्टोर यहाँ करने थे, वो आज तक भी कई सालों, जबकि सब सहूलियत यहाँ पे होने के बाद भी हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन आज यहाँ से हो नहीं पा रहा है। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री की जोखिम की जो चीज़ें होती है, उसके लिए एक सिक्योरिटी प्रूफ ज्वेलरी पार्क की बहुत निताज है और बहुत अच्छे ढंग से अगर इसको किया जाए, तो इसमें छूट के साथ में अगर किया जाएगा तो पूरे देश के कंपटीशन में हमारा छत्तीसगढ़ कहीं कम नहीं रहेगा।
और इसको करना चाहिए सरकारों को। आपने जैसे मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आपने बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे काम किए, अच्छे संस्थान लाने का प्रयास किया। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इसको लेकर हर सरकार ने अपना एक विज़न रखा, एक मॉडल रखा। कांग्रेस की सरकार का अपना था, बीजेपी की सरकारों का अपना था, अभी वर्तमान सरकार का भी बीजेपी सरकार का अपना एक विज़न है और देश की सरकार का भी अपना एक विज़न है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में स्किल को लेकर जो काम हो रहा है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में हो या बाहर की इंडस्ट्री में, आप उससे संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि इसमें और एक्सपेंशन हो? नहीं, क्योंकि नए संस्थान तो आए हैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के। नहीं, इसके उस क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अभी थोड़ा कमज़ोर है। अभी इसके लिए काम की आवश्यकताएं हैं बहुत, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूटों की जिसके की रूप से अगर इसकी बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो क्षेत्र को अगर एजुकेशन के इस सब चीज़ में व्यावसायिक शिक्षा जिसको कहते हैं हम, कि उनको सबको दी जाए और अच्छे से इसके अच्छे डेवलपमेंट हो, तो इसकी अपार संभावनाएं हैं और इसको करना चाहिए। और एक चीज़ जो बदलते वक्त के साथ में लोगों की थोड़ी शिकायत होती है कि हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाकर चलना चाहिए। एक तरफ ये सारी भरोसे जगाने वाली चीज़ें हैं, अपार संभावनाएं, तो दूसरी तरफ कुदरत ने भी इतनी नेमत दी है। देश का सर्वाधिक वन एरिया हमारे पास में है, पहाड़ हमारे पास में, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में नदियाँ हमारे पास में हैं। चूँकि आप उस पीढ़ी से आते हैं कि आपने और सुंदर वातावरण देखा है, स्वच्छ निर्मल वातावरण देखा है, तो कोई मन में ऐसी बात है, टीस है कि इस बढ़ते हुए प्रदेश में हम इसको कैसे सहेजें? क्योंकि इसके बिना तो कोई भी प्रदेश बहुत लंबे समय तक सुंदर नहीं रह पाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि पर्यावरण का भी बैलेंस करना जरूरी है, और इसके क्षेत्र ये पर्यावरण के लिए जब भी आप अपन बात करें तो हमारी नदी नाले पहाड़ इनको भी हमें जितने सहज के और जितने अच्छे ढंग से हम इसको डेवलप करें और एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना सकते हैं। उसका बेनिफिट दो होगा, एक तो हमारी चीज़ सहज जाएगी और दूसरा लोगों का अट्रैक्शन इस क्षेत्र बढ़ जाएगा। जब लोगों का आवागमन इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा तो हमारी आर्थिक स्थिरता भी और बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र को देखेंगे लोग, हमारी चीज़ें सहज जाएगी, और एक जो कहना है जुनून जो एक मन में रहता है कि अरे हम तो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब चित्रकूट की जो फाल देखा मैंने चित्रकूट का और मैं जब नयागा गया यूएस और उस फाल को देखा तो उस दिन मन में यह आया कि अरे हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में ऐसी कई जगह हैं, तो ऐसी है। तो इनको हमें थोड़ा उसके लिए ध्यान देना सरकारों को कि इसको अच्छे ढंग से करें, क्योंकि जितना अच्छा उसमें हम डेवलपमेंट करेंगे उतना ही हमारे राज्य का नाम भी होगा और उतनी अच्छी हमारी धरोहर सहज के रहेगी। तो ये चीज़ एक चीज़ बताइए, ऐसे कई चीज़ें हैं, भरमदेव का हमारे ये मंदिर है, चाहे हमारी बहुत अच्छी बात है, मेन पार्ट की हमारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो वर्ल्ड लेवल की हमारे पास है, हम इनको अगर हम घूमने जाते हैं कि वर्ल्ड में देखने के लिए, तो आज यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास है, तो हमें इसे जितना तो इसके लिए भी अलग अलग मॉडल्स बताए जाते हैं। कुछ राज्यों में ऐसा मानना है कि ये व्यवस्था सरकार और पर्यटन मंत्रालय अपने हाथ में रखे, पर्यटकों को आकर्षित करने की सारी जिम्मेदारी उनकी रहे तो ही ठीक चल पाएगा। कुछ जगह माना जाता है कि नहीं, इसमें आपको पीपीपी मोड पे काम करना पड़ेगा। कुछ का मानना है कि ये काम सरकारों के नहीं है, इसे सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करना चाहिए। आपकी क्या सोच है इसमें? मेरा ये मानना है इसमें कि दोनों मिक्स होना चाहिए, प्राइवेट की जगहों पे प्राइवेट भी हो। पीपीटी मोड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और जहाँ तक सरकारें व्यापार करने के लिए नहीं बनी है, मेरा ऐसा मानना है सरकारों को मैनेजमेंट करना चाहिए, और पीपीटी मोड और प्राइवेट मोड ये दो मोड पे जहाँ बेस्ट हो सकता है उसमें करना चाहिए सरकारों को। जितना ज़्यादा यहाँ का आदमी फल फूल बनेगा उतना ही राज्य का उद्धार होगा। कुछ और ऐसी बात आपको याद आती है कि जो जब ये राज्य बना था तब से लेकर अब तक इतनी बदल गई जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी? अब जैसे एक चीज़ मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, टेक्नोलॉजी हमारे देखते देखते, मतलब ये वो जनरेशन है जिसने पत्र को, तार को, बल्कि मैं आप तो और थोड़ा सा और तजुर्बा ज़्यादा रखते हैं, तो आपने वो पत्र तार वाले दौर से लेके और आज एआई तक हम आ पहुँचे हैं। आज चारों तरफ सूचनाओं का, संचार का भंडार है। तो क्या चीज़ आपको लगती है कि सबसे ज़्यादा बदल गई और बड़ी तेज़ी से बदल गई? सबसे तेज़ी से बढ़ने का जो सूचना प्रशासन, ये जो चीज़ें हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एआई का ज़माना जैसा आज आ गया है, हम देख रहे हैं कि मैंने कल ही एक वीडियो देखा चाइना का, जिसमें टेक्सटाइल का उद्योग पूरा एआई चला रहा है। अच्छा। पूरा का पूरा एआई की बेस पे कपड़े बन रहे हैं।
तो जब इतना डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो गया तो हमारा क्षेत्र भी कहीं पीछे नहीं है। हमें आने वाली टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें भी इसमें दौड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें लगा हुआ है लाइन में। तो मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट बढ़ रही है आगे। एक आपकी कोई सलाह है जो आप इस प्रदेश को या प्रदेश को संभालने वाले जो लोग हैं उनको आप देना चाहें? कोई विजन है आपका जो आप देना चाहें? आपका आपका अपना सपना कोई है इस प्रदेश को लेकर जो आप साझा करना चाहें? ये तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया है। छोटे-छोटे हिस्से भी बता सकते हैं। कारोबार से शुरू कर सकते हैं कि देखिए, मेरा अपने ब्रांड को लेके या अपने कारोबार को लेके, क्योंकि अब देखिए बड़ा हाई है, मतलब जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं रिकॉर्ड है, मतलब मैं तो आपके लिए तो सोच भी नहीं सकता हूँ। हमने जहाँ से कीमतें देखी, मुझे सबसे कम 6,000 सोने की कीमत याद थी, आज जो है 1,70 के आसपास पहुँच रही है। ऐसे ही चांदी अकल्पनीय स्तर के ऊपर पहुँच रही है। आपके मुताबिक ये दुनिया कहाँ जा रही है इस सेक्टर में? देखिए, जहाँ मेरा सेक्टर की बातें हैं, कुछ चीज़ें जो भी ये चीज़ें चाहता हूँ कि यहाँ पे हो, वो चीज़ों में ऐसा है कि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के नंबर 1 के क्षेत्र में आए। इसके लिए हमें यहाँ पे और भी जो कमियाँ हैं, जो कि प्रशासनिक कमियाँ जो है, उसमें हम जितनी दूर कर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग यहाँ पे एग्रेसिव हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, पैसे भी लगाने के लिए लोग तैयार हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमोटिवेट होते हैं जब यहाँ पे हमारे काम जो है स्लो स्पीड से होते हैं। प्रशासनिक काम अगर ढंग से, सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से फास्ट निपटेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्षेत्र बहुत अच्छे है। जो चीज़ आपने बताई डेवलपमेंट सोने चांदी के, तो मेरा ये कहना है कि रोज़ कल हमें, अभी तो ऐसा चल रहा है रॉकेट जैसा हो गया है। कल सोते हैं तो आज उठते हैं तो फिर जैसा आपने कल 170 देखा, आज 180 पहुँच गया। अच्छा। चांदी आपने कल 370 देखी, आज 4 क्रॉस कर रहा है। हाँ। तो ये रॉकेट है, तो ये बढ़ेगा, ये रुकने वाली अभी जब तक, क्योंकि तो ये रॉकेट कहीं नीचे वापस आके तो नहीं गिर जाएगा? बहुत सारे आज आप सामने, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ सर, जब तक ये वर्ल्ड में अशांति रहेगी, हाँ, वर्ल्ड की बैंकें पूरी की पूरी आसान तरीके से चल रही है, किसी भी करेंसी पे उसको विश्वास नहीं बैठ रहा है। उनको ये लग रहा है कि कौन सी करेंसी कब कम हो जाएगी, या कौन सी आरबीआई हमारे पे किस दिन बैंड लगा देगा, वर्ल्ड बैंक। तो इन सब चीज़ों का असुरक्षा की दृष्टि से देख के लोग सोना और चांदी इकट्ठे भी कर रहे हैं। सरकारें कर रही है, बैंकें कर रही है, सेंट्रल बैंक के लिए। तो ये कोई ऐसा एक दिन का ये नहीं है कि कोई यहाँ पे डिमांड बढ़ गई इसलिए हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइज है। नहीं, पर लोगों को ये मन में आ चुका है, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि वो सोने चांदी में निवेश करें, पर लोगों की शंका इस बात को लेकर के कि आज बढ़ते बढ़ते 170 180 तक पहुँच रहा है, कहीं अचानक से फिर वापस गिर गया तो उनको सीधे नुकसान होगा। एक वो बड़ी कॉस्ट लगा रहे हैं वो, तो आपका क्या अनुमान है कि ये अभी क्रम आगे ऊपर तक जाएगा और हाई तक जाएगा? क्या अनुमान है आपका? अभी हम लोग के बिजनेस के हिसाब से ये क्रम अभी बढ़ने के क्रम पे है। अच्छा। जिस दिन भी अगर ये करेक्शन आएगा, कुछ भी, कोई युद्ध रुक गए, कभी शांति हो गई, अभी 2-4-6 महीने कोई समझौते हो गए, क्योंकि एक वर्ल्ड में एक चेहरा ट्रम्प जी का बड़ा ही अलग ही ट्रम्प चल रहे हैं। एक न्यूज़ कभी कुछ देते हैं तो कुछ हो जाता बाजार, एक न्यूज़ कुछ देते हैं तो कुछ हो जाता बाजार, फिर वो वापस अपने इसको रिवर्स कर लेते हैं तो उस दिन फिर डाउन आ जाता है। तो ये अप और डाउन चलते रहेगा। आप ये मान के चलें कि बढ़ने की चांस तो है, लेकिन सेकंड चांस आप उसको मन में ये भी बनाएं कि 10-20% कभी वापस डाउन भी आ सकता है। तो इतनी तैयारी अपनी तैयारियां रहनी चाहिए। अब अभी जो निवेश का तरीका है सोने और चांदी में, वो भी बड़ा ड्रास्टिकली नए नए विकल्पों के साथ बदल गया। आजकल लोग बाग कई सारे ऐप्स में निवेश करते हैं, डायरेक्ट जो लेन देन ट्रांजेक्शन्स के ऐप हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, उनसे भी सोना चांदी खरीदने लग गए हैं, जो कि आपके पास होता है लेकिन एक सिंबल के तौर पर। और एक पुराना तरीका है जो हमारा पारंपरिक तरीका है, सीधे फिजिकल आप जाके गोल्ड या सिल्वर आप खरीदे। आपके मुताबिक क्या बेहतर है? ये बड़ी डिबेट रही है, बहस रही है। ये बहस के विषय भी हैं और सही में भी डिबेट है, लेकिन सरकारी जो ETF अगर में जो निवेश करते हैं, सरकारी निवेश, वो किसी प्रकार का कोई उसमें तकलीफ नहीं आना है। लेकिन सबसे बेस्ट निवेश अगर कोई माना जाए तो फिजिकल निवेश है, जिसके अंदर आपकी चीज़ आपके पास में है और आपकी, क्योंकि आपको कुल मिलाकर सब चीज़ें वही की वही होना है कि आखिरी रूप तो गोल्ड और सिल्वर में ही रहना है।
तो जो फिजिकल अगर आपके हाथ में है तो सबसे बेस्ट। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से एडवांस हैं, उन्हें सब चीज़ आता है, तो नेट के थ्रू, ETF के थ्रू भी अपने जो निवेश करते हैं, जो बड़े बड़े उन निवेशों को सेफ साइज समझ के सेफ जगह पे, और जो कि पूरा भरोसा जहाँ पे हो जाए उस पर कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। तो लोगों का इंटरेस्ट आप देखते हैं अभी भी जो परंपरागत तरीका उसकी तरफ है? क्योंकि कुछ शुभ अवसरों पर तो हम देखते हैं ज़बरदस्त है, हमको भी उम्मीद नहीं होती और उतनी खरीदारी होते हुए हम दर्शकों को दिखाते हैं। नहीं सर, इसमें मेरा ये मानना है कि ग्राहकों का, कस्टमर का, उनको खुशबू आती रहती है, और ये जो खरीदारी का क्रम है वो फिजिकल क्रम करीब करीब जो उनकी परिचय क्षमता है उसके हिसाब से 100% चल रहा है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की इच्छा होती है, और एक खुशी भी उनको ये होती है कि मेरे पास आज 10 ग्राम है, मेरे पास 50,000 का था, आज 1.5 लाख हो गया। जब वो आके सुनते हैं और समझते हैं तो उनको और खुशी होती है कि मैं और अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर दूँ। पर हर गुजरते दिन के साथ क्या जो एक ग्राहक का, किसी एक व्यक्ति का सोने या चांदी में निवेश है, वो थोड़ा छोटा नहीं होता जा रहा क्योंकि रकम बढ़ी होती जा रही है? वजन कम होते जा रहा है, इसमें ये कह सकते हैं। हाँ, वही निवेश मतलब कम, हाँ, वजन कम होते जा रहा है लेकिन निवेश बढ़ते जा रहा है। अगर पिछले साल का हम ग्राफ देखें कि भाई 200 करोड़ का व्यापार हुआ, तब के 205 ही जा रहा है, कम नहीं जा रहा है परसेंटेज में अगर हम देखें। तो व्यापारी इस बात से खुश हैं? खुश है, व्यापारी खुश है, लेकिन इसके लिए आपको सावधानियां जरूर, व्यापारियों को भी सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन वो इसके लफड़े में पड़ गए रेट के चक्कर में, उस दिन वो तकलीफ पा जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टमेटिक तरीके की, मान लो मैंने अपने जितना सेल किया उतना लेते गए, तो मेरा ये मानना है कि उनको व्यापार में बेनिफिट ही बेनिफिट है। आने वाली उनकी कैपिटल बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, ये जरूर है कि रिस्क भी बढ़ रहा है, साथ साथ लागत भी बढ़ रही है, लेकिन इसको मेंटेन करके अगर हम चलेंगे तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ कस्टमर के लिए तो बेस्ट ही है जितना वो सेव कर रही है। क्योंकि कई सारे आपने देखे होंगे कि मैंने इतने की ये चीज़ खरीदी वो जीरो हो गया, मैंने इतने की ये चीज़ खरीदी जीरो हो गया। मैंने अगर सोने में निवेश किया और इतना रुपए अगर उसमें लगाया तो 10 गुना हो गया। ये बात तो आपने ठीक कही। अगर आपने कल एक छोटी सी अंगूठी खरीदी थी और आज उसकी कीमत लाख के ऊपर चली जाए बिना कुछ किए, तो आपको बहुत मन में प्रसन्नता ही होती है, अच्छा लगता है, लेकिन खरीदना ज़रा मुश्किल हो गया। थोड़ी सी 2 बातें मैं आपसे और पूछूंगा, चूँकि आपका वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी इतना अच्छा अध्ययन है, आपका ध्यान है, पूरा फोकस है। विश्व में अभी जो माहौल चल रहा है, और देश में 2 तरह के प्रयास चल रहे हैं, एक अमेरिका और अमेरिकी प्रशासन का ढुलमुल बदलता हुआ रवैया, उसके हम विकल्प तलाश रहे हैं, सरकारी स्तर पर हम उसके प्रयास देखते हैं। एक कारोबारी के नाते 2 चीज़ें, निवेश और निर्यात, इन दोनों को लेकर के आप क्या संभावना भी भारत में पाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाते हैं? क्या चीज़ है जिसका निर्यात हम बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है? सरकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसके हमको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा यहीं से, और उसका निर्यात हम कर सकते हैं। कई सारे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, अमेरिका ने जब अपना डंडा चलाया तो कई सारे अच्छे वापस उन्होंने देश के लिए किया भी, कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सके, हमारे यहाँ के व्यापारी कैसे बच सकें, उद्योगपति कैसे बच सकें। लेकिन वो सफिशेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब उसको आगे करना पड़ेगा डे टू डे। तो हमारे यहाँ से निर्यात की बहुत संभावना है। यहाँ के जो रॉ मटेरियल उसको हम डेवलप, उसमें हम एग्रेसिव भाग लें, अच्छे से उसको वैल्यू एडिशन करें, चीज़ें नहीं बनाएं, यहाँ से भेजें तो कर सकते हैं। हमारा कोसा उद्योग यहाँ का छोटा सा उद्योग है लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारा कांसा उद्योग जगदलपुर से ये से आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। हमारे वनोपज आज यहाँ के है तो हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस पे जा सकते हैं। हमारे यहाँ कारीगरी, अगर हमको ज्वेलरी अब मिल जाता है, यहाँ पे ज्वेलरी का अगर हम बनाते हैं तो विश्व के पटक में हमारी ज्वेलरी यहाँ से जा सकती है। आज मोदी जी ने एक अभी जो बहुत ही बढ़िया यूरोप इसका सॉल्यूशन किया है, यूरोपीय देश से जो ईयू के साथ में जो समझौता किया है, हाँ। तो आने वाली संभावना ऐसी बनती है कि हम उसको कारीगरी बैलेंसिंग कर पाएंगे, कि ना सही 100% करें लेकिन कम से कम 80-90% हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। तो हमारा पूरा का पूरा, अगर हम उसी उत्साह और उमंग से हमारा पूरा उद्योग जगत, व्यापारी जगत लगेगा, और ब्यूरोक्रेट्स, साथ ही साथ प्रशासन, और साथ ही लीडर्स में अगर मेरे मानना है कि अगर उसकी भावना, मैंने कई सारे ऐसे लीडर देखे हैं जो हम लोग जब रिटेल में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, तो उनकी मनसा रहती है कि हमारे इस क्षेत्र को लोग, भाई हम और क्या बढ़िया दे सकते हैं। जब ऐसी मनसा हमारे यहाँ के लीडर की है
तो वो जब ये त्वरित विकास करने की जाते हैं, कुछ चीज़ें मैंने खुद ने उससे, जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे कभी लीडर से चर्चा की और 3 दिन बाद उसका अगर रिजल्ट आ गया तो ये देखने में लगता है कि मेरे छत्तीसगढ़ का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लीडर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं सरकार के स्तर पे बहुत सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे पहले ये होता था, हमने हमारे देखते देखते आपके देखते देखते हुआ है कि पहले हम सारे उद्योगपतियों को प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया करते थे, 2 दिन का 3 दिन का समिट किया करते थे, लेकिन अब हम उसे डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अब हमारी सरकार जाने में संकोच नहीं करती, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, टियर 2 सिटीज़ तक में जा रही है, उनको प्रमोट करने का काम कर रही है। जिन जगहों पर पर्यटन की संभावना है वहाँ कैबिनेट की मीटिंग्स कराई जाती हैं। विदेशी जो टूर होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के या अन्य मंत्रियों के, वो वहाँ जाकर निवेश लाने की बात करते हैं। इन सब का पॉजिटिव असर होगा, ये अप्रोच ठीक लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल सही है, अप्रोच तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये कहना है, एक चीज़ ये है कि आप तो बाहर से जितने भी आएंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता, लोकल जनता है, उसको भी प्रमोट कर, आपको उतने ही आदर और सम्मान के साथ अगर उनको भी इतनी तवज्जो दी जाएगी तो यहाँ के लोग भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम है। मेरा ये मानना है कि हमारे क्षेत्र की जनता को अगर प्रायोरिटी दी जाए तो ये भी बहुत अच्छे निवेश के अलग अलग मतलब वेंचर्स में खुल सकते हैं। ऑनलाइन को हम रोक तो नहीं सकते। आज की तारीख में ऑनलाइन आप देखिए, हर चीज़ में ऑनलाइन का चलन हो गया। हमने लोगों को चस्का लगा दिया घर बैठे चीज़ें मंगवाने का, और हम सब अपना समय और एफर्ट्स बचाने के लिए ये सब करना बड़ा आम सी बात है। ये चलन आपको कैसा लगता है? ये ठीक है, अच्छा है? कई लोगों को रोज़गार तो मिला है, लेकिन क्या ये फिज़िकल मार्केट्स के लिए चैलेंज बन गया है? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चीज़ें बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होगी, इसको रोका नहीं जा सकता। रोकने का एक ही है कि हम भी अपने आप को अपग्रेड करें। जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें भी अपने उन चीज़ों से लड़ने के लिए अपनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ सही है, कुछ भी फिजिकल जो हम दुकानों से लेते हैं और ऑनलाइन लाते हैं, उसमें बेसिक फ़र्क एक है, ज़रूर है कि वो चीज़ कैसी आ रही है, क्या आ रही है, आपको उसके बाद में आने के बाद मालूम पड़ती है। चीज़ें आज कॉम्पिटिटिव बाज़ार में भी उसी रेट में मिल जाती है, अवेलेबल है। अवेलेबल है। कुछ चीज़ें उनसे भी सस्ती मिल जाती है। आप यहाँ पे फिजिकल देख कर, समझ कर, लेकर आप यहाँ पे उस व्यापारियों का भला कर सकते हैं जो लोकल है, जो आपके साथ में बैठकर दिन रात काम करते हैं। तो लोकल के लिए आपको बन सके उतना ज़्यादा उनको प्रमोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वो लोकल के लिए वोकल हो ही है, लोकल वो सही बोल भी रहे हैं। हाँ। और बाकी उस चीज़ को रोका अपने जा नहीं सकता किसी चीज़ को, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब चीज़ घर बैठे। आज मुझे एक सुई हुई चाहिए तो मैं ऑनलाइन बटन दबा देता हूँ तो सुई आपके घर में पहुँच जाती है। ठीक है, भले ही आपको 50 रुपये सर्विस चार्ज लग गया, लोग देखता है कि मेरे पेट्रोल जल गया था 25 रुपये का। ठीक बात है, वही अपना समय और उसकी बहुत अच्छी बात आपने की है। और तिलोक जी से वैसे हम बातचीत करते जाएंगे तो ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव न केवल कारोबार, विभिन्न सेक्टर्स, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी है। आपने कई सारे काम इसके किए हैं। पर मैं आपको सिल्वर स्टोरीज़ में अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाओं के साथ कि आपका ब्रांड इसी तरीके से प्रदेश की सेवा में, उन्नति में, तरक्की में अग्रसर रहे, पहचान बनकर उभरा है, ये पहचान बनी रहे, कायम रहे। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सिल्वर स्टोरीज़ में अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, IBC के सभी दर्शकों को, IBC के पूरे मैनेजमेंट को, कि आपने हमें बुलाया और इतना शुभ अवसर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम हो, और मैं इसी चीज़ आशाओं के साथ कि हमारा ब्रांड इसी तरह लोगों की सेवाओं में अग्रसर रहता रहे और आपके साथ में पुनः ऐसे ही बैठते रहूं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिल्वर स्टोरीज में। धन्यवाद।